नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, 31 जुलाई नजदीक है। इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं झांसी के जाने माने सीए सीए रचित अग्रवाल जी के पास। रचित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आपको पुनः आपका हमारे पास आगमन हुआ और आप जैसे अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे हमसे डिस्कशन करते रहते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। रचित जी, जैसे भारत देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है और 8 करोड़ लोग ही सिर्फ इनकम टैक्स जमा करते हैं 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इनकम टैक्स क्यों जमा करना चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका हेमंत जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इनकम टैक्स कई लोगों के मन में ये मिथ है, कई में मतलब एक सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स भरना ज़रूरी सिर्फ़ उनके लिए है जिनके ऊपर टैक्स की ज़िम्मेदारी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स सिर्फ़ उन्हीं को रिटर्न भरना ज़रूरी है जिनके ऊपर टैक्स का दायित्व है। इनकम टैक्स हर उस आदमी को भरना ज़रूरी है जो अपनी एक आय एक सीमा से ऊपर कमा रहा है। हो सकता है उस पे टैक्स नहीं आ रहा हो या उसका टैक्स कट रहा हो, तो कई बार ये भी मिथ रहता है लोगों में कि टैक्स कट रहा है तो हमें आयकर भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आयकर रिटर्न भरना उन सबके लिए ज़रूरी है जिसकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, एक इंडिविजुअल के लिए। ऐसी एक कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, सबके लिए एक लिमिट डिफाइंड है। लेकिन आयकर रिटर्न भरना उस रिटर्न के ऊपर ज़रूरी है। टैक्स आपका जमा हुआ हो, कटा हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिटर्न भरना अनिवार्य है। दूसरा, उसके कई फ़ायदे भी हैं, जैसे कि आप कहते हो कि आईटीआर भरना क्यों चाहिए? आईटीआर भरने के ये फ़ायदे हैं कि आप कहीं भी जाते हो तो आपकी आय का प्रमाण पत्र प्राइमरी वही इनकम टैक्स रिटर्न ही माना जाता है। हो सकता है आप आय कई बहुत सारी कमा रहे हो, लेकिन आपकी आय का वो स्रोत जो है जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक वो आयकर रिटर्न नहीं है। और हमारी सरकार को भी आपकी आय जैसे आपकी आय के बेसिस पे ही पता चलता है कि इस भारत देश की इकोनॉमी में कितनी आय हो रही है और कितना हम लोग जीडीपी में ग्रोथ कर रहे हैं। जब तक ये रिटर्न फाइल नहीं होंगे तब तक हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारी इनकम कितनी ग्रो कर रही है और हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा जैसे कि कहीं भी आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करते हो तो वो आयकर रिटर्न के थ्रू ही आता है। और जब भी आप कहीं-कहीं कुछ भी लेने जाते हो तो वो आप सबसे पहले आपका ऋण के लिए हो या कहीं पे भी आपका इनकम टैक्स का कोई आपसे डिटेल माँगी जाती है, तो सबसे पहले आपका आयकर रिटर्न ही माँगा जाएगा। तो प्राइमरी वही एक ऐसा प्रूफ है जहाँ से पता चलता है कि आपकी आय का स्रोत कहाँ से आया हुआ है और आपने साल भर में कितनी आय की है। रचित जी, एक आम नागरिक जब इनकम टैक्स जमा करता है तो देश के विकास में क्या योगदान उसका हो जाता है? किस प्रकार योगदान रहता है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। आयकर रिटर्न भरने से एक तो आप करते क्या हो कि आप बताते हो कि हम किस-किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उस क्षेत्र के काम से हमारा देश जीडीपी में सर्विस जैसे हमने जीडीपी जो होती है हमारी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर इन सब का जो क्युमुलेटिव इनकम होती है उसको जोड़ के बनाई जाती है। तो जब हम जीडीपी जोड़ते हैं, तो जब हम आयकर रिटर्न भरते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम किस-किस क्षेत्र से आय हमारे देश में कमाई जा रही है, हम किस-किस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं और कौन-सा क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, कौन-सा क्षेत्र हमारा कम हो रहा है। ये हमारी सारी जानकारी आयकर रिटर्न से आती है। तो जो जनरल आदमी है एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में कहें कि जो जो आम आदमी है, उस आम आदमी के रिटर्न भरने से सारे देश को पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं और कहाँ-कहाँ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा, हम उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं अगर आयकर रिटर्न हम भर रहे हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास ग्रोथ आ रही है, तो वहाँ पे और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ रहा है तेज़ी से, तो हमें समझ में आता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो हम अगर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं, तो उससे हमारा देश और विकसित हो सकता है। जैसे आयकर विभाग ने, भारत सरकार ने 31 जुलाई फिक्स की हुई है, अंतिम तिथि है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की। समय के पूर्व अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उससे नागरिक को क्या फ़ायदा होता है? एक टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा होता है? आयकर रिटर्न समय से भरने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे प्रथम तो आपको जो अब लेट फ़ी लगती है, वो नहीं लगेगी। दूसरा, आपका रिटर्न जो है ओरिजिनल माना जाता है, एक बिलेटेड नहीं माना जाता। ओरिजिनल और बिलेटेड में मैं आपको बता दूँ, ओरिजिनल मतलब वास्तविक जो समय से भरा गया, उसको वो ओरिजिनल रिटर्न की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें वो मानते हैं कि आपने जो भी दिखाया है, वो सब दर्शिता सही है, जिसमें आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप रिवाइज़ कर सकते हो और उस ओरिजिनल रिटर्न
के बेसिस पे ही आपको लॉस, अगर आपके व्यापार में लॉस हुआ है, कहीं पे भी लॉस हुआ है, तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बिलेटेड रिटर्न में आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आपको लॉस हुआ है और आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, जैसे 8 सालों तक आप अपना व्यापार का लॉस आगे ले जा सकते हो, जो आगे के मुनाफे से आप सेटल कर सकते हो, मतलब उसमें से घटा सकते हो। लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते, तो इस साल का अगर आपने लॉस कोई हुआ है आपको, तो आप आगे नहीं ले जा पाएंगे उसको, और वो आपको इसी साल में खत्म करना पड़ेगा। उस लॉस का आप कोई फायदा नहीं उठा सकते। तो ऐसे बहुत सारे आयकर में नियम है जिसका आप बेनिफिट तभी उठा सकते हो जब 31 जुलाई के पहले रिटर्न लेते हो। आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक तो लेट फी बचती है, दूसरा इस तरीके के जो डेप्रिसिएशन लॉसेस ये सारे आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए समय से रिटर्न भरने में ये बेनिफिट आपके पास रहते हैं। इसके बाद आप समय से रिटर्न भर दो और आप रिवाइज करते हो, तो आप पे फिर लेट फी फिर नहीं लगेगी। लगभग कितनी लेट फीस लगती है एक आम अगर नागरिक है टैक्स पे? कोई भी आम जो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, उन पे 1000 रुपए 5 लाख से कम के आयकर रिटर्न पे, और 5000 रुपए आयकर रिटर्न अगर 5 लाख से ज्यादा की आय का है। लोग अवेयर नहीं हैं, तो कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ लगते हैं अगर इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अपना इनकम टैक्स जमा करना चाहता है, तो किन दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी? बहुत ही जरूरत वाला सवाल आपने पूछा। नॉर्मली सभी यही पूछते हैं, इवन आज तक मैं अपने क्लाइंटों को भी यही बताता हूँ परेशान कि क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। अगर आप सैलरीड है, तो सैलरीड के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका अगर लॉगिन पहले से बना हुआ है तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको पता ही होगा। नहीं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक जिसमें आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं, फॉर्म 16। इसके अलावा अगर आपने कोई शेयर में ट्रेडिंग की है तो शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें आपकी सारी डिटेल आ रही हो। आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है तो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के दस्तावेज, या आपने किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो, फॉरेन ट्रैवल अगर आपने किया है तो फॉरेन ट्रैवल के दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सैलरीड वाले में चाहिए पड़ते हैं। व्यापार वाले में आपको जीएसटी के रिटर्न्स, आपकी जीएसटी में सेल परचेज आपकी क्या है, पैन कार्ड आधार आपका हो ही गया। इसके अलावा आपके बैंक के सारे ट्रांजैक्शन, अगर आप किताबें मेंटेन करते हैं, बुक्स मेंटेन करते हैं, तो आपकी उस बुक्स का डेटा वो चाहिए होगा। और बाकी अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी, एफडी वेफडी, ये सब आपको सैलरी वाले में भी चाहिए और व्यापार वाले में भी, जो 80सी में आपकी डिडक्शन मिलती है। सैलरी वालों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वो हर साल अपना स्लैब चूज कर सकते हैं। न्यू रिजीम में जाना चाहें तो न्यू रिजीम में वो टैक्सेशन का स्लैब वाला यूज कर सकते हैं, और ओल्ड रिजीम में जाना चाहें तो ओल्ड रिजीम वाला कर सकते हैं। व्यापार वालों में एक ही, आप एक बार जो चूज कर लेते हो उसे 5 साल तक आपको वही चलाना होता है। इनकम टैक्स शब्द थोड़ा खतरनाक सा लोगों को लगता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स जमा करना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा वो किन से ये सर्विस ले सकते हैं? और लगभग कितना आप ये सर्विस अगर किसी को देते हैं, उनका इनकम टैक्स जमा करते हैं, तो लगभग कितनी फीस एक नॉमिनल लगती है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब डिपेंड करता है। कई बार सैलरी, जिनकी सिंपल सैलरी है वो तो खुद भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं। लेकिन अब आयकर फॉर्म में इतनी सारी टेक्निकलिटीज हैं कि आपको एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, उसमें आपका आपके आपने कई सारे ट्रांजेक्शन ऐसे कर रखे हो जो शायद आपको याद नहीं होते हैं, तो उसको मिलाना होता है। एक फॉर्म 26 एस होता है, उसको मिलाना होता है। तो इस तरीके के कई सारी चीजें होती हैं जो आपको मिलानी होती हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। तो निश्चित तौर पे ये आयकर रिटर्न, अब आप ये कह सकते हो कि बिना किसी प्रोफेशनल के भरने में रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नोटिस आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और कोई भी चीज जो हैजल फ्री है, भाई आप नौकरी करना चाहते हो, आप बार बार कोई नोटिस नहीं देखना चाहते, तो बेहतर यही होगा कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या इक्वलेंट जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर या उससे उससे समकक्ष कोई नॉलेज हो, उससे आप रिटर्न भरवाएं। या कोई अच्छा वकील हो, एडवोकेट हो जिसने अच्छी प्रैक्टिस हो, या कोई भी जो आपका कोई दोस्त वगैरह हो, मित्र वगैरह हो, जिसको अच्छी अकाउंटिंग और टैक्सेशन की नॉलेज हो, उसी से भरवाएं। अपने आप से सिंपल रिटर्न तो आप भर सकते हो, लेकिन आज की डेट में सिंपल कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हर कोई शेयर में ट्रेडिंग कर रहा है, हर कोई कोई ना इतने ट्रांजेक्शन कर रहा है। जब हम अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें भी कई बार पता चलता है कि हमने ये भी किया है। कैश निकाल लिया आपने, बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लिया बैंक से, वो भी एक ट्रांजेक्शन देखना पड़ता है। तो इसलिए अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराएं और अच्छे वकील से कराएं। आप निश्चित तौर पे जब आप किसी भी अच्छे प्रोफेशनल से कराएंगे तो एक स्टैंडर्ड फीस उसकी होंगी। अब ये डिपेंड करता है प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल पे। इस चीज पे कोई भी फीस का कमेंट कर पाना कि क्या फीस होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी अच्छा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल कोई मिलता है, उससे आप फीस, मतलब अपनी जो न्यूनतम फीस जो ले उस, और जो अच्छा कार्य करता है उससे आप करा सकते हो। वैसे जी
मैंने आपके इंटरव्यू में एक शुरुआत की थी कि 130 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ़ 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं। बात उन 8 करोड़ लोगों की करते हैं। उन्होंने 30% टैक्स अपनी इनकम में से दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। उसके बाद वो कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, चाहे कोई भी सर्विस लेते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं या वाहन खरीदते हैं, तो भी उनको टैक्स देना पड़ता है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। तो क्या ये न्याय संगत है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट टैक्स पे करके आ रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे करेगा, तो 30% पहले देने के बाद और फिर बाद में भी फिर टैक्स पे कर रहा है, तो ये कितना न्याय संगत आप मानते हैं? क्या ये सही है या भ्रांतियाँ हैं ये? देखिए ये एक अच्छा सवाल है और जैसा कि हम लोग कई लोग जानते हैं इस चीज़ को, किसी भी विकसित देश की जब आप बात करते हो, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का महत्व सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। क्योंकि अगर विकसित है वो देश, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का डिपेंडेंसी से होता क्या है, वो बोझ जाता है हर क्लास पे। मतलब वो मध्यम वर्ग पे भी जाएगा, वो निचले वर्ग पे भी जाएगा, वो अमीर वर्ग पे भी जाएगा और इसमें नॉर्मली क्या होता है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ती है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब हो गया कि मतलब अमीर हो सकता है, गरीब और गरीब हो सकता है क्योंकि वो जो महँगाई का जो नुकसान है, उसके जो टैक्स का नुकसान है, अब मालूम चला मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो वो गरीब आदमी भी खाएगा, रोटी वो भी लाएगा, आटा वो भी लाएगा, सब्ज़ी वो भी लाएगा। अगर वो सब चीज़ों पे टैक्स पे करके आएगा, तो उसका बजट जो है वो नेचुरली वो खर्चा उसका ज़्यादा हुआ और वो खर्चा नहीं होना चाहिए था क्योंकि अगर हम देश के विकास की बात करें, तो देश का विकास हमारा डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी है डायरेक्ट सवाल मेरा रचित जी यही है कि जो डायरेक्ट टैक्स देकर आया हुआ है बंदा, तो कम से कम उसको इनडायरेक्ट टैक्स से दूर रखना चाहिए या कुछ रिबेट मिलनी चाहिए उसको? ऐसा कोई प्रावधान बनाया नहीं जा सकता। भई आप कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो पे करके आया उसको इनडायरेक्ट टैक्स से exemption दे दी जाए, ये तो और ही गलत हुआ। कोई भी डेवलप्ड नेशन वही करता है कि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? वहीं आपकी आय 2.5 लाख से ऊपर तभी तो आप आयकर के दायरे में आओगे। जब आपका 5% टैक्स लगेगा 5 लाख तक, फिर 5 लाख से ऊपर पे 10% लगे मतलब 20% लगेगा, तो वो एक स्लैब है कि जितना ज़्यादा कमाओगे आप उतना ज़्यादा आपको टैक्स तभी तो डायरेक्ट टैक्स इनकम बेस्ड होता है कि जितनी इनकम बढ़ेगी उसकी कैपेसिटी है पे करने की। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो देश को कमज़ोर इसलिए करता है क्योंकि वो सब वर्ग पे आ रहा है, उसकी महँगाई का असर आ रहा। तो ऐसे में हम लोग को कोशिश करनी चाहिए आयकर रिटर्न जिनके नहीं भर रहे हों, जो एक्चुअल में जिनकी इनकम ज़्यादा हो वो अपने विलफुली आके आयकर भरें, आयकर रिटर्न में अपना रिटर्न टैक्स भरें, जिससे कि ये जीएसटी की दरें, ये इनडायरेक्ट टैक्स की दरें कम हो सकें, चीज़ों पे से हट सके, इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम हुए। देखिए सरकार को पैसा चाहिए पड़ेगा, कोई भी सरकार को अपना सरकार चलानी है तो पैसा बजट बनाएगी वो। अब बजट में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन उतना नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आएगी। अब वो इनडायरेक्ट टैक्स वो देश को भाई गरीबी और बढ़ाएगा। तो बेहतर ये होगा जिसकी आय है वो आके आयकर अपना जमा करे, जिसकी जितनी आय है उतने पे करें। एक हमारे यहाँ और थोड़ा-सा एक भ्रम रहता है, हम लोग सोचते हैं कि सेविंग पे टैक्स देना है, जो हमने बचा लिया उस पे टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। आय पे टैक्स देने का मतलब क्या होता है, जो भी आपने कमाया, उस पे टैक्स देना। 10 लाख कमाया तो 10 लाख पे टैक्स देना है, ना कि जो 4 आपने बचा लिया, उस 4 पे टैक्स देना है। बहुत लोगों को ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि हमें तो जो हमारी बचत है, उस पे टैक्स देना है। ऐसा नहीं है, हमें उस इनकम पे देनी है और जब हम इनकम पे देना चालू करेंगे, तो नेचुरली हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। अब वो जब कम होगा, तो वो डायरेक्ट टैक्स देने वाले पे भी कम होगा और डायरेक्ट टैक्स नहीं देने वाले पे भी कम होगा। लेकिन हाँ, डेवलप्ड नेशन तभी बन सकता है जब ये डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा। ये थे हमारे साथ झांसी के जाने-माने सीए रचित अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि भारत के नागरिकों को इनकम टैक्स समय से जमा करना चाहिए, जिससे वो लेट फीस से बच सकते हैं और जितना भारत के नागरिक आगे आकर डायरेक्ट टैक्स को जमा करेंगे, उतना ही महँगाई कम होगी, इनडायरेक्ट टैक्स कम लगेगा और देश के विकास में उनका योगदान आगे बढ़-चढ़ कर रहेगा। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए रचित जी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद है भाई।